औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 14 हम स्टडी कर रहे थे विजुअल क्लासेस में, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोट, सेवेट एंड एम्पेयर्स लॉ। अब स्टूडेंट, मैंने इसको पढ़ा बायोट एंड सेवेट क्योंकि स्पेलिंग ऐसी है, लेकिन हम इसको रीड करेंगे बीओ, बी ओ, और सेवेट। सेवेट को हम पढ़ेंगे स्वेर, बीओ एन स्वेर लॉ। ठीक, साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट, तो बीओ एन स्वेर लॉ, लेकिन स्पेलिंग जो लिखी जाती है वो बायोट एन सेवेट लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो बीओ एन स्वेर लॉ क्या कहता है, हम पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट से पहले ये समझ लेते हैं कि हमें ये पता है कि जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है स्टूडेंट, जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से क्या फ्लो कर रही है स्टूडेंट, इस कंडक्टर में से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक करंट अपने अराउंड में क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और इस कंडक्टर को या इस मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब ये टेम्परेरी मैग्नेट है, जब तक करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब स्टूडेंट यही बात यहाँ लिखी है, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर कंडक्टर इज इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। मतलब अगर एक से ज़्यादा सर्किल बने हो यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पे ये कंडक्टर है और कंडक्टर के राउंड में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रही है, तो एक से ज़्यादा सर्किल क्या होंगे, फॉर्म होंगे। अब जब एक से ज़्यादा सर्किल जनरेट होंगे तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कि इनका सेंटर सेम होगा। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर। मैंने आपको गॉसेस लॉ में भी इस टर्म को समझाया था, सेम सेंटर होगा। ठीक है, और सेंटर क्या होगा, ये खुद वायर होगा, ये कंडक्टर होगा, ये सेंटर होगा इसका। ठीक, फिर आगे कहा जा रहा है, बीओ एंड स्वेर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, बीओ और स्वेर ने ऑब्जर्व करा अराउंड एनी स्टेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इज, क्या है वो, इसको कैलकुलेट करा है स्टूडेंट, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ट्वाइस ऑफ द करंट। मतलब जो करंट पास हो रहा है कंडक्टर से आई, उससे डायरेक्टली रिलेट करती है। मतलब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब स्टूडेंट सर्किल का रेडियस क्या होगा, अगर ये सर्किल बना और सेंटर जो है वो वायर के ऊपर है, ये यहाँ सेंटर है, तो ये होगा आपके पास रेडियस आर। ठीक है, तो इसको रेडियस बोलेंगे या डिस्टेंस बोलें फ्रॉम कंडक्टर टू द, ठीक है, सर्किल बोल दें आप, ठीक, या लूप बोल दें। इससे इन्वर्सली रिलेट करेगा। मतलब ये कि अगर ये ज़्यादा है तो फील्ड कम है, और अगर ये कम है तो फील्ड क्या है, ज़्यादा है। तो आसान सी बात, अगर ये लूप बड़ा बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वीक होती है। और अगर ये लूप का साइज छोटा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती है। स्टूडेंट, अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें हम, तो हमारे पास रिलेशन बनेगा B प्रोपोर्शनल टू 2I/R। और प्रोपोर्शन हटाते हैं तो हमें पता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट के बाद क्या आता है स्टूडेंट, आता है, ठीक है, 2I/R। अब यहाँ देखते हैं कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट। कांस्टेंट जो है यहाँ पर म्यू नॉट ओवर 2πr, ये कांस्टेंट है। इसको हम जानते हैं, ये म्यू होता है, और इस सर्किल को हम नॉट पढ़ेंगे, और डिवाइडेड बाय 4π, ये कांस्टेंट है स्टूडेंट। पाई हमें पता है क्योंकि सर्किल आ रहा है तो सर्किल की टर्म से पाई रिलेट करेगा। म्यू नॉट क्या होता है, अगर आप यहां पर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 और 4 कैंसिल हुए तो 2πr बना। तो वेयर म्यू नॉट
ओवर 4 पाई इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और म्यू नॉट क्या है स्टूडेंट, ये कहलाती है परमीएबिलिटी। इससे मिलता जुलता लफ्ज आपने परमीटिविटी पढ़ा था, जो एप्सिलॉन नॉट था स्टूडेंट, और वो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। जैसे परमीटिविटी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है अराउंड द चार्ज, तो वो स्पेस कितनी आयोनाइज हो जाती है उसको मेजर करता है कौन, एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी नाम है ऑफ फ्री स्पेस, वहां था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई 10⁻⁻7 वेबर मीटर पर एम्पेयर। ये मैं भी बना के दिखा देता हूं आपको, ये होती है। लेकिन ये है क्या, यहां हमने नीचे बताया आपको, ये एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू मैग्नेटाइज इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही है। मतलब अगर सपोज करें ये कंडक्टर है और करंट पास हुआ इसके अंदर से आई, ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अराउंड में क्या जनरेट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो बी जनरेट हुई है, ये कहां हुई है स्टूडेंट, ये बी जनरेट हुई, ये हुई है हवा में, स्पेस में। अब ये स्पेस इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी मैग्नेटाइज हो जाएगी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो, दो चार्ज हो, तो इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन ट्रांसफर होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये बीच वाली स्पेस कितनी आयोनाइज हो जाएगी, उसको मेजर करता है कौन, एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल इसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है स्पेस में, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी मैग्नेटाइज हो जाएगी, उसको कौन मेजर करता है स्टूडेंट, ठीक है, उसको मेजर करता है ये म्यू नॉट, जिसको हम परमीएबिलिटी बोलते हैं। स्टूडेंट ये पुराना ही कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस फर्क ये है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी यूनिट कैसे बना ली स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूले से ही इसकी यूनिट बनाई है। बी की यूनिट आप पढ़ते रहते हैं, ये होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और म्यू की आपको यूनिट बनानी है, आई की यूनिट एम्पेयर, और डिवाइड में आर की यूनिट मीटर। अगर आप इस मीटर को यहां लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर डिवाइडेड बाय एम्पेयर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। एक मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो बचा वेबर पर एम्पेयर मीटर, जो आपको यहां दिख रहा है। अब परमीएबिलिटी ये बता दी स्टूडेंट क्या है। अब डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगी, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, डायरेक्शन आप राइट हैंड ग्रिप रूल से मालूम कर सकते हैं। मतलब जैसे कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ये मैक्सवेल राइट हैंड रूल कहलाता है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आप इस कंडक्टर को इस तरह ग्रिप करें कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो, तो ये कल फिंगर जो होंगी, ये कल फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएंगे आपको, बी की डायरेक्शन बताएंगे। और अगर ये नीचे की तरफ होगा तो फिर आप हाथ घुमा दीजिएगा इसको। तो गौर कीजिए यहाँ पर, जैसे ये करंट थंब करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं, कल फिंगर कुछ इस तरह घूम रही हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पर ऐसे ही दिखाई गई है। ये आपने मैट्रिक 10th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। स्टूडेंट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, ये भी समझ लेते हैं हम कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, तो फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। कैसे करेगा, जैसे स्टूडेंट इसको ऐसे समझ लें, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में I1, इसमें से पास हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में करंट I2, तो दोनों की फील्ड बनेंगी मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तो एक दूसरे पर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स। बस यही हमारा टॉपिक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। कुछ इस तरह स्टूडेंट, जैसे गौर कीजिए यहां पर ये कंडक्टर है जिसमें से करंट I1 फ्लो कर रहा है, ये दूसरा कंडक्टर है I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। और इन कंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये I1 की दिखाई गई है, तो ये I1 का जो करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स पैदा होगी वो इसके ऊपर अप्लाई करेगा, ये इसके ऊपर करेगा।
इस हाथ को नहीं देखें, ये इन्होंने डायरेक्शन के लिए बताया है, ठीक है। अब हमें मालूम करना है कि ये पहला कंडक्टर I1 करंट वाला इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट वायर 2 फ्रॉम करंट इन वायर 1। मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वायर 2 पर करंट वायर 1 की वजह से वो होगी B इक्वल टू म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई R। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है कौन से कंडक्टर की, जिसमें से I1 करंट फ्लो कर रहा है। फोर्स ऑन अ लेंथ डेल्टा एल ऑफ वायर 2, जो फोर्स लगेगी, ठीक है, डेल्टा एल लेंथ पर, कौन से वाले के, वायर 2 के, वो कितनी होगी, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा होती है। अगर आपको याद हो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला इन एक्चुअल आपने ऐसे पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, थीटा को 90 पुट करते हैं, ये 1 हो जाता है। जब एंगल यहाँ 90 पुट किया जाता है तो कितना हो जाता है, ये 1, तो आई एल बी लिख दिया जाता है। अब क्योंकि ये फोर्स अप्लाई हो रही है कंडक्टर 2 पर, तो करंट किसका आएगा, ठीक है, कंडक्टर 2 का आएगा। अगर मैं इस F को, ठीक है, यहां लाके डिवाइड करूं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कहलाएगी फिर ये, जिसे यहां दिखाया है इन्होंने। इसको कैसे पढ़ेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जैसे आप लिखते हैं डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे आप लिखते हैं प्रेशर, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी तरह बहुत सारी क्वांटिटीज को आप ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ये कहलाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितनी आएगी ये, I2 अगर गौर करें तो अपनी जगह पर है ये रहा, और ये पूरी जो वैल्यू दिख रही है आपको म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, ये B की वैल्यू है, जो कहां से पुट की है, यहां से पुट की है स्टूडेंट। तो B की जगह आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, और I2 अपनी जगह पर, और डेल्टा L लेफ्ट पर आकर क्या कर गया, डिवाइड कर गया F अपॉन डेल्टा L। तो स्टूडेंट ये आपकी फोर्स लगेगी कंडक्टर पे, ठीक है, पर यूनिट लेंथ पर, जो जब दो कंडक्टर पैरेलल में प्लेस हो और वो करंट कैरिंग हो। तो बहुत आसान सा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, म्यू नॉट, दोनों के करंट को मल्टीप्लाई करके 2 पाई आर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने टॉपिक समझाया। प्रॉब्लम नंबर 14.3 गौर से देखिएगा, कहा जा रहा है व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एयर। बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बताएं, फ्लक्स डेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब स्टूडेंट फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड कैसे, पहले ये समझ लीजिए। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कुछ ये था, क्योंकि आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको। ये था E डेल्टा A कॉस थीटा, गॉस लॉ में बहुत करा था, याद कीजिए। यही मैग्नेटिक लाइन अगर पास हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है फाई एम। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह B मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, डेल्टा A, और अगर मैक्सिमम रखें तो याद करें, मैक्सिमम के लिए कॉस में एंगल कितना होता था, 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अगर मुझे ये डेल्टा ए में लेफ्ट पे लाके डिवाइड करवा दूं तो फाई एम ओवर डेल्टा ए किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, बी के इक्वल। तो गौर से देखिएगा, ये फ्लक्स डेंसिटी नहीं है, फ्लक्स पासिस थ्रू पर यूनिट एरिया किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है स्टूडेंट किसके, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आ रहा है। तो यही इन्होंने ब्रैकेट में लिखा व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी, मतलब बी, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एयर, बोले हवा में कितने दूर, 0.1, फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग आ करंट ऑफ 6.5 एम्पेयर। बोले एक कंडक्टर से, ठीक है, जो कितना करंट कैरी कर रहा है, 6.5 एम्पेयर का। Hence calculate the force per meter on a similar parallel conductor at a distance of 0.1 meter from first and carrying a current of, अब ये दूसरा कंडक्टर रख दिया, तो स्टूडेंट ये करंट फिर I1 होगा और ये करंट क्या होगा, I2 होगा, जो अभी अभी मैंने टॉपिक आपको समझाया। और इनका डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है। Will the wire attract or repel in the direction of current
इन द टू वायर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, बोल रहे हैं ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इसको भी हम समझ लेंगे, क्योंकि जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड टकराती हैं तो या तो अट्रैक्ट करते हैं या क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जो करंट की डायरेक्शन है कंडक्टर में वो क्या है, अपोजिट है। क्योंकि दो केस हो सकते हैं स्टूडेंट, या तो जब दो पैरेलल कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है या तो उनकी डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो ये केस भी हम देख लेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। एक्सप्लेन हाउ द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स बिटवीन सच कंडक्टर इज यूज्ड टू डिफाइन एम्पेयर। बोल रहे हैं ये जो कंडक्टर है ये एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे, जो करंट की क्या है, ठीक है, यूनिट है। तो स्टूडेंट काफी लंबा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। डेटा P मालूम करा, R दिया 0.1, I1 करंट दे दिया, म्यू नोट हमें पता होता है, फोर्स हमसे कैलकुलेट करवाई कितनी, पर मीटर, और I2 भी दिया 3, दूसरे कंडक्टर होने वाला करंट। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है तो हम BON स्क्वायर लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई 10 पावर -7, करंट हमारे पास 6.5 है, 2 पाई एज इट इज, और R दिया 0.1। यहाँ पाई से पाई कैंसिल होगा और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड होने के बाद आंसर आया B1 का 13 एक्सपोनेंट -6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं फोर्स पर मीटर कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला हमने पीछे टॉपिक में जनरेट करा था, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नोट I1 I2 ओवर 2 पाई R। तो म्यू नोट हमारे पास दोबारा 4 पाई एक्सपोनेंट -7 कांस्टेंट है, I1 I2 6.5 और 3 है, 2 पाई और ये एज इट इज पाई से पाई गया, दोबारा क्या हुआ कैंसिल, 2 और 4 भी क्या हो गए, कट गए। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फोर्स पर मीटर कितनी आ गई, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ गई, 39 10 पावर -6 के बराबर। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, वेदर कंडक्टर रिपेल और अट्रैक्ट। तो याद रखिएगा व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट आर अपोजिट देन दे विल रिपेल। जब डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होती है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होगी तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर कैसे करेंगे, अब फोर्स पर यूनिट लेंथ ये थी, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ये था, ठीक है। अब 1 एम्पेयर करंट कब होगा, ठीक है। तो बहुत आसान सी बातें देखें, अगर आपके पास दोनों कंडक्टर में से फ्लो करने वाला करंट 1 1 हो, ठीक है, और डिस्टेंस की तरफ इनका 1 मीटर हो, मतलब एक कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पेयर का, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है R वो भी कितना है, 1 मीटर है। तो एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो कितनी होगी, वो 1 न्यूटन होगी। अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा तो जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पेयर। मतलब सीधी सी बात ये, इनके दरमियान का डिस्टेंस 1 मीटर हो और फिर एक कंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट जो दूसरे कंडक्टर में से फ्लो होने वाले करंट पर फोर्स अप्लाई करे वो कितनी करे, 1 न्यूटन। तो इसका मतलब इनमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 1 एम्पेयर है। यही बात हमने यहां पर लिखी, ठीक है, लिखा वी कैन डिफाइन 1 एम्पेयर करंट एज दैट करंट विच व्हेन फ्लोइंग इन ईच ऑफ 2 आइडेंटिकल इनफाइनेटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स सिचुएटेड इन वैक्यूम। बोल रहे हैं 2 पैरेलल कंडक्टर जो वैक्यूम में मौजूद हैं एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर, जो बताया अभी, बिटवीन सेंटर, इनके सेंटर से, प्रोड्यूसेस ऑन ईच अदर कंडक्टर ऑफ फोर्स। तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे इतनी, मतलब जब फोर्स पर मीटर, जब हमने यहाँ पर 1 1 वैल्यू रखी तो कितनी आई, ये आई। अगर इतनी फोर्स लगाएंगे तो जो फोर्स होगी आपके पास वो क्या होगी, 1, जो आपके पास करंट होगा वो कितना होगा, वो 1 एम्पेयर के इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे हमारे पास है एम्पेयर्स लॉ। इसका पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये एम्पेयर लॉ स्टूडेंट जो BON स्क्वायर लॉ हमने पढ़ा वो दरअसल किसके लिए पढ़ा, एम्पेयर लॉ के लिए पढ़ा। अभी एम्पेयर लॉ एनालॉगस है,
या आप बोलें ये सिमिलर है। किससे सिमिलर है स्टूडेंट? ये सिमिलर है गॉसेस लॉ से। जैसे गॉसेस लॉ मैथमेटिकल लॉ था, एम्पेयर लॉ भी मैथमेटिकल लॉ है। अब गॉसेस लॉ क्या बताता था आपको? याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और एम्पेयर्स लॉ आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मालूम करेंगे? मैथमेटिकल लॉ है, दोबारा ये कह रहा हूं, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन मैं आपको बाद में समझा दूंगा। जैसे याद कीजिए, मैंने गॉसेस लॉ की भी डेफिनेशन आपको फॉर्मूले से स्टडी करवाई थी या पढ़वाई थी। पढ़ लेते हैं सिर्फ, बाद में हम इसको दोबारा देखेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन and length of the element of a closed curve takes into the magnetic field is always mu naught times the current which passes through the area bounded by the curve. मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट। डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। यहां मैंने एक ब्लैंक शीट में आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि हम जो ड्राइव करने जा रहे हैं उसमें क्या करेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये कंडक्टर है आपके पास, और स्टूडेंट इस कंडक्टर के अंदर से जब करंट आई फ्लो करेगा तो इसके अराउंड में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसका रेडियस होगा आर, डायरेक्शन होगी टेंजेंट बी। अब एम्पेयर क्या कहता है? एम्पेयर कहता है कि जहां ये टेंजेंट बना, इसका एक छोटा सा लेंथ का एलिमेंट ले लें, मतलब पूरे लूप को छोटे छोटे लेंथ के एलिमेंट में क्या कर दें? डिवाइड, ठीक। और इसका बी के साथ क्या करें? डॉट प्रोडक्ट। जितने भी एलिमेंट हैं उनका बी के साथ क्या कर दें? डॉट प्रोडक्ट। सही है। अब एक और, जैसे यहां पर ले ली हमने डेल्टा एल, यहां पर बी जो होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और ये हमारे पास क्या है? डेल्टा एल है। इसी तरह थर्ड पोर्शन ले लें, इसके आगे फोर्थ, फिफ्थ, इन सब बी डॉट डेल एल का क्या करें? सम। मतलब बोल रहा है सम ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट टेंजेंशियल क्यों कहा? क्योंकि जब आप इसकी डायरेक्शन को ड्रॉ कर रहे हो तो ये डायरेक्शन सर्किल के ऊपर टेंजेंट लाइन है, इसलिए हमने इसको टेंजेंट कहा। एंड स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ ऑफ लूप, इनका जब डॉट का सम करेंगे तो इक्वल आएगा म्यू नॉट, ये कांस्टेंट है, करंट जो इस लूप ने बंद करा इसके बराबर। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं? बेयर्स लॉ, जो मैंने पढ़ा है, यही इसकी क्या है? डेफिनेशन है। अब स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे, ठीक है। ड्राइव कैसे करेंगे? हम ये फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इसका रिजल्ट राइट हैंड साइड के बराबर आता है। मतलब मेरा फोकस होगा बी डॉट डेल एल के सम पर, और उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो मैं चेक करूंगा क्या ये बन गई। अगर बन गई तो ठीक, ठीक है, प्रूव हो जाएगा। तो आगे डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। इमेजिन करा स्ट्रेट कंडक्टर इन इमेजिन फील्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज the conductor. Divide this circle into a small element of length delta L. Now we multiply each length with the tangential component of magnetic field. क्या बोल रही हैं? जैसे टेंजेंशियल कंपोनेंट यहां दिख रहा है आपको, इसको छोटे छोटे एलिमेंट में हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, और फिर हम हर लेंथ का क्या करेंगे? जैसे यहां पर बी लिया, डेल्टा एल लिया, छोटा सा एलिमेंट, और इसको फॉर्मूले से ओपन करा। अगर याद हो आपको ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है स्टूडेंट ए बी कॉस थीटा के बराबर। बिल्कुल सही करा। अब अगर आप इस लूप के ऊपर छोटी सी लेंथ को डेल्टा एल की, ये इसकी डायरेक्शन होगी डेल्टा एल, और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी स्टूडेंट, उसकी डायरेक्शन को चेक करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है?
तो पैरेलल है तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो फॉर्मूले के जरिए यहाँ ए की जगह बी था, बी लिखा, बी की जगह डेल्टा एल था, डेल्टा एल। नेक्स्ट हमने क्या करा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डेल्टा एल। सिमिलरली वी कैन फाइंड दिस फैक्टर फॉर ऑल होल सर्किल एंड सम। बोलने ये फैक्टर हम सबके लिए मालूम करके सम कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, समेशन का साइन अप्लाई कर दिया। तो समेशन बी डॉट डेल्टा एल इक्वल आ गया समेशन बी डेल्टा एल कॉस थीटा। अब गौर कीजिए स्टूडेंट, यहाँ बी कांस्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर, और ये रेडियस सेम है जो आपको बीओ एंड सुवेर ने दिया, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा आर, इसलिए बी भी चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो यहां पर थीटा जैसे मैंने बताया 0 पुट कर दिया और cos 0 1 होता है स्टूडेंट। बी नेक्स्ट स्टेप में बोला कांस्टेंट है, ये बता दिया मैंने आपको। इसको समेशन से बाहर निकाला, फिर मसला आया समेशन डेल्टा एल, ये क्या होगा। तो गौर कीजिए स्टूडेंट, ये पूरा सर्किल था, इसको छोटे छोटे एलिमेंट में आपने क्या करा, लेंथ डेल्टा एल में डिवाइड कर दिया। हर डेल्टा एल को अगर मैं सम कर दूंगा, ये सब पूरा सर्किल डेल्टा एल में छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड हुआ हुआ है। अगर मैं सारे डेल्टा एल को सम करता हूं स्टूडेंट, तो फिर मेरे पास मेरे हिसाब से ये पूरे सर्किल की गोलाई बनेगी, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो इसलिए ये समेशन डेल्टा एल सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल के बराबर है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और ये बी की वैल्यू मैंने बीओ स्क्वायर लॉ से डाली, ये यहां लिख दिया म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। गौर कीजिए ये 2 पाई आर और ये 2 पाई आर क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास वो एक्सप्रेशन आया जो किसका है, एम्पियर्स लॉ का है, और वो है म्यू नॉट आई के बराबर। तो ये जो बी डॉट समेशन बी डॉट डेल्टा एल का एक्सप्रेशन आपने स्टूडेंट निकाला, ये कौन सा लॉ है, ये एम्पियर्स लॉ है स्टूडेंट। इसकी जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, और वो डिटरमाइन करेगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। और स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से हम इंशाल्लाह ठीक है कंटिन्यू करेंगे।